कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार देखा कि आपकी रैंक आई है? हे गाइस, तो फाइनली हमारे साथ हैं आज AIR 48C इंटरमीडिएट के अंदर। इनके नंबर तो मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में दिखाई दिए, बहुत नेक्स्ट लेवल नंबर है। तो बेस्ट अप्रोच मेरा रहता है कि यार सब्जेक्ट वाइज जाने की इनकी क्या क्या स्ट्रैटेजी रहती है, और लास्ट में अपन इनसे पूछेंगे कि पूरा ओवरऑल 6 के 6 सब्जेक्ट कैसे मैनेज करा, और सब में इतने ज़्यादा नंबर है, और एक ही अटैम्प्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्हें AIR 48 लिया। तो बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ें तुम्हारे को पता लगने वाली है। एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठ के लर्निंग अपनी नोट करना, सुन के मत चले जाना, फॉलो करना चीज़ें। तो आज हम इनसे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा तुम्हारे एडवांस अकाउंट जो कि मई में तो बहुत हार्ड आया था, उसके बाद भी 82 है, वो कैसा है? एक्चुअली मेरा तो एडवांस अकाउंट्स के पेपर तो थोड़ा और ख़राब हो गया था, वरना मेरे एक्सपेक्टेशन तो 90-95 की थी ये। लेकिन एक दो क्वेश्चन क्या, मैं लास्ट मोमेंट पे मैंने वो क्वेश्चन रख भी रखे थे कि इनको रिवाइज करके जाऊँगा, लेकिन मेरा रह गया। एडवांस अकाउंट्स में यही मैंने पूरा ICAI मॉड्यूल देखा था, कंप्लीट ICAI मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन मैंने 2-2 3-3 बार करे थे। तो ICAI मॉड्यूल पे रखो, और पास्ट ईयर के कुछ RTPs MTPs आप देख सकते हो, इस साल की RTP MTPs देख जाओ, और जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उनका वेटेज आजकल बहुत हो गया है, तो उन पे आप फोकस रखो, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं एडवांस अकाउंट्स में। तो AS में जनरली बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इतने सारे AS है, तो उसके लिए थोड़ा हाँ, AS में दिक्कत आती है क्योंकि अभी ICAI ने वेटेज भी AS का बढ़ा दिया, ये मतलब एक्सपांड कर दिया बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हो। और वैसे भी अभी जब स्टार्टिंग का अटैम्प्ट था ना, तो उसमें तो ICAI जो प्रैक्टिकल AS है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करिए, AS2, AS10, AS16, अभी क्वेश्चन भी उनसे आए थे। लेकिन अब धीरे धीरे ICAI AS17, AS18 इन पर भी जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप अगर पढ़ोगे और है ना, मतलब आप है ना AS के जैसे मेन स्टार्टिंग जैसे क्वेश्चन शुरू कैसे करना है, आप वो ध्यान रखोगे। जैसे एज पर AS17 आप पहले सेगमेंट्स बता दो कि 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, फिर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या होते हैं उनको ध्यान रख लो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है बहुत सारे ASs में, वो आप ध्यान रखो, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि ICAI आगे जाते जाते ASs का वेटेज बढ़ाती जाएगी। ये अभी तो फिर भी इस साल तो इस अटैम्प्ट में तो फिर भी उन्होंने प्रैक्टिकली दिए AS2, AS10, AS16 इनसे दिए थे, लेकिन AS7, लेकिन अब आगे जाके वो थियोरेटिकल AS पे भी जाएगी। तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा। ओके। और जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जो 20-20 नंबर के आते हैं, पार्टनरशिप वगैरह, ये सब मतलब पार्टनरशिप नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इन सबको कैसे मतलब जैसे कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन में आप एक पैटर्न बना लो कि आपको करना कैसे। जैसे मैंने तो पैटर्न बना लिया था कि वर्किंग नोट स्टार्टिंग में पहले अपन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसोलिडेशन का एग्जांपल दूं, तो सबसे पहले अपन पैटर्न ऑफ होल्डिंग निकालेंगे, कितना अपने पास है होल्डिंग के पास, कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद अपन प्री और पोस्ट P&L निकालेंगे। तो मतलब ऐसे पैटर्न बना लो, हर क्वेश्चन है ना एक पैटर्न से सॉल्व होता है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, उनको आप हाईलाइट कर लो कि ये स्पेशल पॉइंट्स हैं, वरना पैटर्न तो सेम ही चलता है। जैसे कंसोलिडेशन हो चाहे अमालगमेशन हो, सब में पैटर्न सेम चलता है कि आपको करना कैसे है। बस आप है ना कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको देख लो कि जैसे इन्वेंट्री का स्टॉक रिजर्व होता है, और अमालगमेटिंग एडजस्टमेंट रिजर्व होता है, जैसे जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के वैसे होते हैं रिजर्व जो रखने पड़ते हैं, उनका जैसे स्पेशल पॉइंट्स को रिमेंबर रखो आप, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा पेपर। और आराम से आप 20 नंबर के क्वेश्चन को आराम से आप मतलब वर्किंग नोट्स दो ज़्यादा वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके नंबर होते हैं क्योंकि अकाउंट्स में, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। और लॉ के अंदर 77 का स्कोर रहा, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी? लॉ में मेरा तो क्या एक्चुअली एक इंटरप्रिटेशन चैप्टर छूट गया था, अगर वो कर लेता तो 8 नंबर का वो आया था, तो और अच्छा स्कोर होता। एक आप है ना लॉ में थोड़ा डीप स्टडी करो, उसके अलावा आप है ना बुक की लैंग्वेज भी, मतलब वैसे तो लॉ में आप खुद की भी लिख सकते हो, लेकिन बुक की लैंग्वेज भी आप ध्यान रखो, और आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखो, जितने आप क्वेश्चन देख सकते हो सजेस्टेड देखो। क्योंकि लॉ में क्या है, प्रोविजन तो सेम आता है, उसका कंक्लूजन बदल जाता है, कभी प्रोविजन लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन जो पैटर्न आपको लिखना कैसे है क्वेश्चन को, जैसे पहले प्रोविजन देन एक्सप्लेनेशन देन कंक्लूजन, वो आप देखो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके बेनिफिट रहेगा लॉ में। तो ये है, और सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, और ICAI मॉड्यूल देखो, सबसे बेस्ट ICAI मॉड्यूल ही है। ओके। और टैक्सेशन जो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और मतलब लास्ट 1.5 डेज में भी रिवाइज करने में इतनी दिक्कत होती है, उसके बाद भी 80 नंबर का तुम्हारा स्कोर रहा है, तो उसको कैसे रिवाइज करा 1.5 डेज में? क्या क्या देखो, सबसे पहले टैक्सेशन में आप GST पे ध्यान दो, GST ईजी पड़ती है, तो आप GST में अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप GST में 50 में से आराम से 40, 45, 46 आराम से स्कोर कर सकते हो। GST के MCQs भी ईजी होते हैं, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन उसका ITC का आता है, तो आप ITC चैप्टर को अच्छी तरह कर लो बिल्कुल, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देन अदर देन दैट आप टैक्सेशन में जाओगे तो आप PGP पे ध्यान दो, PGP के पूरे प्रोविजन याद रखो। उसके अलावा टैक्सेशन में आप TDS पढ़ सकते हो, क्योंकि TDS का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। ये आप मैंने सैलरी इतना नहीं देखा था, ये इस बार सैलरी आया भी नहीं इतना कुछ ज़्यादा वेटेज, तो आप मे भी सैलरी अगर स्किप कर सकते हो, लेकिन और चैप्टर फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके सारे क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि एक ऑप्शनल तो आता ही है,
तो आप ऐसे, और MCQs आप सबसे ज़्यादा मेन तो आप MCQs पे ध्यान दो, क्योंकि MCQs आपके नंबर बढ़ाएंगे। मेरे मोस्टली सब में, सारे सब्जेक्ट्स में MCQ मेरे अच्छे गए हैं। मेरे, मुझे जो भी, मैंने अभी तक कॉपीज़ मंगाई तो नहीं, लेकिन मुझे है कि मेरे सब में 25, 26, 24 ऐसे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका स्कोर अच्छा होगा। और 1.5 डेज में कैसे रिवाइज करा था टैक्सेशन? देखो एक्चुअली हमारे टाइम में तो 3 दिन में लेता है टैक्सेशन में, लेकिन लेकिन क्या है, वैसे बताऊँ आपको, सच बताऊँ, 3 दिन मिलने से कुछ नहीं होता। मैंने पढ़ाई तो 1.5 से 2 दिन में ही करी थी। स्टार्टिंग डे तो ऐसा ही, मतलब ऐसे में उसमें निकल जाता है। तो आप यही है, सबसे पहले GST करो, आफ्टर दैट GST करने के बाद आप टैक्सेशन पे ध्यान दो जी। हाँ, यही रहता है अप्रोच सबका। और रिवीजन कैसे करा था? मतलब टैक्सेशन में क्या है, प्रोविजन भूल जाते हैं बार बार, वो सब प्रॉब्लम रहती है, तो उसके हिसाब से रिवीजन कैसे करा था? आप मॉक टेस्ट जितने दे सको उतने दो आप मॉक टेस्ट। मेरी यही आपके पे राय रहेगी कि आप मॉक टेस्ट दो तो कम से 2 ही सही, तो उससे आपको रिवीजन बार बार होंगे, और कम से कम 3 to 4 रिवीजन करो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब नोट्स वगैरह पूरे रिवीजन करते रहो जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। अब सबसे मेन चीज़, जो सबसे हाईएस्ट तुम्हारे नंबर आए कॉस्टिंग के अंदर, भाई सबसे 94 नंबर आए कॉस्टिंग के अंदर। सबसे ज़्यादा डाउट रहते कि पेपर के अंदर जाके नए क्वेश्चन दिख गए जो मॉड्यूल में नहीं दिखे थे, तो उनको कैसे अप्रोच रखना है, और कॉस्टिंग में देखो मैं सच बताऊं, मैंने कॉस्टिंग में कहीं कुछ भी नहीं देखा, नो कोई बाहर रेफ़र करा, सिर्फ और सिर्फ ICA। उल्टा मुझे तो कॉस्टिंग सबसे मतलब ऐसी थी कि मुझे लगता था मेरा सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग में मैं वीक हूँ एक्चुअली, ये कि कॉस्टिंग में क्या होगा। लेकिन मैंने क्या है, ICI के हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार करें। ICI मॉड्यूल के हर एक क्वेश्चन, स्टडी मेट के इलस्ट्रेशन हो चाहे क्वेश्चन हो, 2 से 3 बार करेंगे। आप अगर करोगे 2 से 3 बार, मैं झूठ नहीं कह रहा, इस बार का पूरा ICI पेपर पूरा मॉड्यूल से था, कहीं बाहर से नहीं था। जितने जो मॉड्यूल में क्वेश्चन थे वो के वही आए थे। इसलिए आप मॉड्यूल पे फोकस करो, आपका बहुत सही पेपर होगा। मेरा खुद का ऐसा ही हुआ है। MCQs अच्छे जाएंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन थे सब कुछ, मतलब सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के, सिर्फ अमाउंट चेंज है, हल्के फुल्के एडजस्टमेंट थे चेंज, वरना सब मॉड्यूल का था। वो तो लास्ट में थ्योरी क्वेश्चन आता है, वरना मेरे और क्वेश्चन अच्छे नंबर आए थे। लेकिन थ्योरी क्वेश्चन तो पता ही नहीं अपन कहाँ से आता है, थ्योरी में देख ही नहीं गया था, तो उसमें मैं तो हर कुछ लिख के आया था, वरना तो और अच्छे नंबर आते मेरे। थ्योरी की वजह से रहेगा, 100 ही आ जाते पूरे। यही है। तो फिर आप बताओ, मतलब ऑडिट के अंदर 65 का ऑडिट score था। एक्चुअली ऑडिट मेरी वीक थी, इसलिए इसकी वजह से मेरी रैंक भी थोड़ी 48 आ गई, वरना रैंक और अच्छे हुई थी सबकी। इस बार ऑडिट का पेपर भी इजी आया था, तो सबके नंबर अच्छे हैं उल्टा ऑडिट में, 75, 80। मेरे 65 इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ऑडिट पे कम ध्यान दिया, मैं लापरवाही कर ली ऑडिट में, और मैं लास्ट के 3.5 डेज़ में मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाया जितनी मुझे करनी चाहिए थी। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, ऑडिट को शुरुआत से पढ़ो इसमें, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप टेक्निकल वर्ड्स नहीं लिखोगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल लैंग्वेज लिखोगे, वो देखते भी नहीं, सीधे काट देते हैं, सच बताऊँ तो आपको, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए आपको टेक्निकल लैंग्वेज, कीवर्ड्स, ऐसे के नाम, उसमें क्या बताना चाह रहा है, उसके पॉइंट्स, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। ऑडिट के अंदर लेकिन बच्चों का रहता है कि यार थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, इतने सारे पॉइंट्स है, इतना सारा सिलेबस है, तो उसको कैसे याद देखो रखो? ऑडिट में यही है, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, जितने ICA में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लिख के याद करो। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जैसे मान लो अगर आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो, तो आज पढ़ाया तो उसको आज वापस रिवाइज करो। आप हर वीकली और 2-3 वीक में आप रिवाइज करते रहो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो, तो उससे आपका बहुत अच्छा होगा ऑडिट का पेपर। अब तो वैसे भी इस बार का तो ईजी आया था उल्टा, मैं रिग्रेट करता हूँ कि अगर मैं और पढ़ता तो मेरे 15 से 20 नंबर बढ़ते, तो 15 से 20 रैंक भी बढ़ जाती। तो इसलिए फिर आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप ऑडिट पे ध्यान दो। ऑडिट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आगे भी काम आएगा। आपके आर्टिकलशिप में भी, इंटरव्यूज़ में ऐसे ही पूछते हैं, ज़्यादा ऑडिट ही रहता है। अपना मेन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तो ऑडिट ही है, तो उसको आप अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, यही मेरी रिकमेंडेशन है। ओके, अब FM के अंदर 63 का स्कोर, और FM का पेपर इस बार हार्ड भी था, तो उसके हिसाब से 63 का स्कोर आया, तो वो उसके बारे में बताइए। देखो एक्चुअली मेरा तो कहता है FM का तो मेरा फिर भी अच्छा गया था। मेरा SM क्या है, इस बार ऐसा आ गया कि जो क्वेश्चन आ गया जो लोग पढ़ के जाते, जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट सब छोड़ के आते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना है, सब पढ़ के जाते हैं। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, BCG मैट्रिक्स, सब ये पढ़ के आते हैं। इस बार ICA ने वो नहीं दिया, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिए जिसको लोग नेगलेक्ट कर जाते हैं। मेरी भी वही गलती हुई, मैं भी उनको नेगलेक्ट कर गया ये। तो इसलिए SM पतली सी किताब है और 50 नंबर की है। तो आप ऐसा रखो कि आपको मतलब आपको जितना भी ड्यूरेशन 7, 8, 10 महीने का मिलता है इंटरमीडिएट में, आप उसको बिल्कुल रट जाओ। SM को आप पूरी रट लो, क्योंकि वो अच्छा स्कोर जाएगी। और FM में आप सारे ICA मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना ये नहीं आ सकते, स्पेशली उन पे ध्यान दो। क्योंकि इस बार भी एक क्वेश्चन है जो है ना, शायद पीछे दे रखा था, ICA के मेन क्वेश्चन SM के क्वेश्चन में दिख रहा था, जो लगता था नहीं आएगा, ये तो अलग ही बिल्कुल लीक से हट करे, और वही आया था। और मैं तो उसको पढ़ गया था, तो मेरा शायद वो सही गया था ये।
तो इसलिए आप जो लग रहा है आपको नहीं आएगा उसको पढ़ के जाओ स्पेशली, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। देखा जाए तो एफएम के अंदर वही कॉस्टिंग वाला अप्रोच हाँ। रखना है सेम, क्योंकि सेम Yes, ही जैसा yes, रहता है yes. बिल्कुल। अब देखो तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया है, क्लासेस करे, रिविजन्स करे, तो एक मैनेज मतलब पूरा शेड्यूल बता दो कि एक दिन में कैसे कैसे कितने सब्जेक्ट उठाए, कैसे पढ़ा, क्योंकि यार बच्चों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और साथ ही साथ रिवीजन भी वो लोग तुरंत करे या फिर थोड़ा टाइम बाद करे, वो कैसे करा? देखो एक्चुअली मेरा तो ये था, हमारी क्लासेस चलती थी 7 to 8 आवर्स। आफ्टर दैट जो भी क्लासेस में पढ़ा है मैं उसको पढ़ता था, तो मैं 2 से 3 घंटे उनको जितना कवर कर सकता हूँ, 2, 3, 4 घंटे जितनी मेरी कैपेसिटी है उस हिसाब से पढ़ता था। और आफ्टर दैट हमारी 6 महीने में मेरी जहाँ से भी क्लासेस ली थी, क्लासेस ख़त्म हो गई थी 6 महीने बाद। उसके बाद मेरे मॉक टेस्ट चाहिए थे 2 से 3, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मॉक टेस्ट दो। थ्रू मॉक टेस्ट आपका अच्छे खासे रिवीजन हो जाएंगे और आप क्लासेस में बहुत अटेंटिवली ध्यान दो, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जो बाद के 4 महीने थे ना, मैं फिर भी उसमें थोड़ी लापरवाही कर गया, लेकिन मैंने क्लासेस बहुत अच्छी तरह ली थी ना, तो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर थे। और ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर थे तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बच्चों की क्या होते हैं, क्लासेस जहाँ से भी क्लासेस लेते हैं ना वो लोग क्या है, थोड़ी ढील कर देते हैं क्लासेस टाइम में, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते। तो वो जब स्टार्ट करते हैं ना रिवीजन करना या रीडिंग करना, तो उनको उनके बेसिक ही उनको पता नहीं है, उनको बेसिक ही नहीं पता, तो फिर उनको बहुत टाइम लग जाता है, तो उनका सिलेबस कवर ही नहीं हो पाता। तो इसलिए आप क्लासेस में बहुत अच्छी तरह ध्यान दो, तो आपका सब अच्छा होगा। कंसिस्टेंट रहो, डीमोटिवेट मत हो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा। और ऑलवेज एम फॉर अ बेटर, ये है। और मतलब एग्जाम क्लासेस के बाद जो तुम्हारे दिन थे उसको कैसे शेड्यूल कर रखा था? उसके बारे में देखो बताओ। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं। मेरा था, मैं कभी तो रात को पढ़ लेता था, मेरे क्या सुबह जल्दी उठा मेरे से जाता नहीं है, तो मैं तो लेट नाइट ही पढ़ता था। लेकिन वो डिपेंड करता है, कोई सुबह उठता है, कोई रात को पढ़ता है। लेकिन ये है, आप कंसिस्टेंटली ऐसे करो, मतलब टाइम मत फिक्स करो, आप टारगेट फिक्स करो कि मुझे आज ये 4 चैप्टर करने हैं, चाहे वो 10 घंटे में हो, 8 घंटे में हो, 7 घंटे में हो, चाहे 12 घंटे में हो। आपको टारगेट अपने टारगेट अचीव करने हैं, आर्स अचीव नहीं करने कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, वो कोई मतलब नहीं निकलता। 15 घंटे अगर आप प्रोडक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं ना तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप 10 घंटे या 8 घंटे भी उसमें आप निकाल रहे हो कि मैंने 4 चैप्टर करे थे, मेरे 4 चैप्टर हो गए, तो दैट्स इनफ। ये है मेरा तो ये रहता था कॉन्सेप्ट कि मुझे जो मैंने टारगेट आज सोचा है ना आज का, वो मुझे अचीव करना है, चाहे मुझे 10 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे का लगे। अगर 8 घंटे में हो जाए मेरा ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो 10 घंटे पढ़ूंगा, दैट्स ऑल। एक चीज़ मेरे को बहुत ही शानदार चीज़ समझ आई कि आईसीआई मॉड्यूल मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस है ना जो 3-4 बार करें। हाँ। और थ्योरी सब्जेक्ट में बार बार क्वेश्चंस करें, डेली क्वेश्चंस करें, ताकि जितना अच्छा अपन लिख Yes, सके उतना yes, अच्छा yes. लिखे। तो बेसिक चीज़ें मतलब ये है कि इनने बेसिक चीज़ें बहुत शानदार तरीके से फॉलो करी है, इसलिए इसके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा कुछ इसने ऐसा नहीं है कि यार वो चीज़ें मैंने फॉलो करी, वो सब नहीं, सिर्फ आईसीआई मटीरियल पूरा अच्छे से करा है। यस, तो बाकी बढ़िया था भाई, मज़ा आया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।